आपके साथ राखी और बात करेंगे आरक्षण पर द्वंद। आरक्षण पर द्वंद इसलिए कि देखिए, जिस तरीके से जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए हम बात करें तो 27% आरक्षण देने के लिए फिलहाल इंकार कर दिया है। अब बात यह हो रही है कि हम 14% ही इस आरक्षण को देंगे। पहले भी आरक्षण को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी देखे हैं, बातें भी उठाई गई हैं, लेकिन उसके बाद आज फिर उस जगह पर पहुंच गए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंथन चल रहा है सरकार का, जो बातचीत चल रही है, उसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि कोविड का काल है, तो ऐसे में डॉक्टरों की नियुक्ति भी करनी होगी। कैसे करेंगे? तो कोर्ट ने एक चीज सामने रखी है कि आप मेरिट लिस्ट के आधार पर यदि एक कोई लिस्ट निकालते हैं तो आप 27% उसमें दे सकते हैं, आपको अनुमति है, लेकिन बाकी जो दूसरे डॉक्टर आप रखेंगे मेरिट लिस्ट से इतर, वहां आपको 14% से ही करना होगा। कैसे हो पाएगा और निश्चित तौर पर इसका आगे प्रभाव कितना देखने को मिलेगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। वहीं 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही भाजपा का आरोप है कि पूर्व में कमलनाथ सरकार सिर्फ राजनीति के लिए इस विषय को लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा था। इस वजह से पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, आज ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने निवास पर पिछड़ा वर्ग के सांसद, विधायक और मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होना है। यदि सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं आता तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। फिलहाल मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टर्स की नियुक्ति करना जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो मेरिट लिस्ट तो 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से बना सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने मामले पर याचिकाकर्ताओं सहित राज्य सरकार से लिखित में अपनी बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है। आरक्षण पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को आबादी के हिसाब से आरक्षण तो देना चाहती है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आबादी के हिसाब से दिए गए मराठा आरक्षण को अवैध करार दे दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जजमेंट के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी को प्रदेश में विशेष परिस्थितियां ही माना जाना चाहिए। बहरहाल हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय करते हुए ओबीसी वर्ग को 27 की बजाय 14% ही आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करके आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किया है और याचिकाओं में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में साफ किया था कि ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग को 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने से आरक्षण का दायरा आरक्षण का दायरा 63% पहुंच गया है। तो देखा आपने, सुना आपने। देखिए, अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, लेकिन बात यही है कि आखिरकार आरोप प्रत्यारोप थोड़े से यहां पर देखने को मिल रहे हैं इस पूरे मामले में। पिछली बार भी यही हुआ था। यह कहा जा रहा है कि भाई कमलनाथ सरकार ने 14 से 27% तक करवा दिया, ठीक है, लेकिन मजबूती से कोर्ट में पक्ष को नहीं रखा। तो ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कर लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगली सुनवाई में क्या होगा ये तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये आरक्षण की आग जो है, ये
लोगों को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया बन जाना चाहिए ताकि निश्चित तौर पर जिस वर्ग के जो लोग हैं वो उनको उसका फायदा मिल सके। दूसरी चीज ये भी आती है कि देखिए जिस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में एक जगह जिक्र आया है कि ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाहे आप SC/ST वर्ग को लीजिए, OBC को लीजिए, जितना भी टोटल होगा 50% से ज्यादा हमको नहीं देना है। यदि इसको बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद ये 50 से ऊपर जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? वापस से जो अगली सुनवाई होगी उसमें मना हो जाएगा, फिर आगे इसे लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आखिरकार ये जो आरक्षण को लेकर लड़ाई है या आरक्षण की जो आग है ये ठंडी कब पड़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनसे इसका जवाब भी लेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हैं लोकेंद्र गुर्जर जी जो कि प्रदेश OBC SC/ST वर्ग से जुड़े हुए हैं। आपका भी लोकेंद्र जी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लोकेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जिस वर्ग को लेकर हम बात कर रहे हैं या जिसको लेकर एक परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और यदि ये जो बदलाव हो रहा है और कोर्ट तक में ये मामला चल रहा है, इसका कितना नुकसान या प्रभाव होगा आगे? देखिए राखी जी, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट में बताया गया था कि OBC का जो 27% आरक्षण जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने अभी उस पर जो अंतरिम आदेश दिया है कि उसमें 14% देना है और 13% रिजर्व रखना है, उसमें स्पेशली अभी हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि आपको सिर्फ 14% ही देना है। उन्हें बोला है 14% देना है और 13% अभी रिजर्व रखना है, लेकिन फिलहाल में हमको 27% नहीं मिलेगा, इसका तात्पर्य है। दूसरा राखी जी, इस रिपोर्ट में आपकी में एक बात और निकल के आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आंकड़ा जो सभी वकील और या सभी जो भी सामाजिक फोरम पे जो लोग बात करते हैं वो इंदिरा साहनी जजमेंट की बात करते हैं। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसके पैरा क्रमांक 94 और 95 में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो उस प्रदेश की जनसंख्या, उस प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है। यदि किसी प्रदेश में वहाँ की आबादी 50% से अधिक है और वहाँ की सरकार ये तय करती है कि वहाँ के जो इतनी अधिक आबादीवादी लोग में उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जिस तरीके से पूर्व कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण दिया था, कुछ दिन बाद उनकी सरकार चली गई, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है और BJP के जो मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी OBC से आते हैं। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वर्ग के होने के नाते और इस प्रदेश के होने के नाते, और जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम OBC की लड़ाई में हम आगे हैं, हम चाहते हैं कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। सरकार ने क्या किया, कैसे किया, आगे का उसको भूलकर यदि आप सच में समाज हितैषी और सच में आप चाहते हैं कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप अच्छे से उसका पक्ष रखिए। यहाँ नहीं हो सुप्रीम कोर्ट जाइए और उसको लागू करा के लेके आइए। इसमें एक चीज निकल के आती है, वो किया जा सकता है। आपने देखा होगा 2 अप्रैल को एट्रोसिटी एक्ट के लेकर एक आंदोलन हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना कि एट्रोसिटी एक्ट को हटाया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज किया, अपनी वीटो पावर का उपयोग किया, संसद में लेके आए, उस पर अध्यादेश लेके आए, उसको कानून बनाया और उसको लागू कर दिया। यही पावर मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के पास उपलब्ध है। वो आए, विधानसभा का सत्र बुलाएं, वहां पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करें और नए तरीके से अध्यादेश लाएं और दोबारा से मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण दिलाएं, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको भी विधानसभा के ऊपर ये वीटो पावर है कि वो उसको भी कैंसिल करके अपना जो हक अधिकार देना चाहती है वो दे सकती है। फिर उसके बाद यहाँ से विधानसभा में से एक पत्र जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और इसको 9वीं संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें जुड़वाएं। यदि मध्य प्रदेश का ये 27% आरक्षण 9वीं अनुसूची में जुड़ जाएगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु में लगभग 67% रिजर्वेशन है और वहां पर मात्र OBC को 50% रिजर्वेशन है। सिर्फ OBC वर्ग को वहां पे 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है और वहां की सरकार ने जो OBC रिजर्वेशन है उसको उन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल रखा है। मतलब 9वीं अनुसूची में जाने के बाद कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है।
तो हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि यदि आप सच में ओबीसी हितैषी हैं और चाहते हैं कि ओबीसी के हक अधिकार उनको मिलना चाहिए, तो आप अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके ओबीसी को मध्य प्रदेश में उनका हक अधिकार दिलाएं। चलिए, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो कर सकते हैं या कराया जा सकता है वो सरकार कर सकती है। जैसे कि कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया, फिर बात ये रख दी गई कि भाई वो कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाए हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब जबलपुर हाईकोर्ट कह रहा है कि 14% ही होगा। अब इस पर आगे की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है, तो निश्चित तौर पर अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चीज को आपको कैसे आगे लेके जाना है। मिथुन जी, आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हटकर देखें तो लगता है आपको कि सरकार उसको गेन करवा जाएगी? क्योंकि अब पहले ये कह दिया गया कि ठीक है, कमलनाथ की सरकार ने करवाया था लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से पक्ष नहीं रख पाए, तो कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी उसको आगे कर ले। देखिए राखी जी, जो भी सरकार होती है उसकी एक मंशा होती है और उसका स्टैंड होता है, और वो स्टैंड प्रदेश और देश को होने वाले नुकसान या फायदों में परिलक्षित होता है। जैसे राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसको ये कहा कि कोर्ट में हमने मजबूत तरीके से पैरवी की, रोजाना बेसिस पे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जो फास्ट ट्रैक करवाया इस मामले को, और अंतिम तरीके से जाकर के कोर्ट के माध्यम से ही राम मंदिर बनाने का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। मतलब उनकी मंशा थी, अगर वो मंशा है तो ये आरक्षण के मामले में क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो जाता है कि जब कांग्रेस की सरकारें आती हैं तो शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए नई नई पॉलिसीज बनती हैं, उनके लिए बने गए एक्ट मजबूत होते हैं, और ऐसा कैसे होता है कि जब बीजेपी की सरकार आती है तो ये एक्ट कमजोर हो जाते हैं, ये निष्प्रभावी हो जाते हैं और इनका फायदा मिलना लोगों को बंद हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2008 में ओबीसी रिजर्वेशन को, जो नीट का जो आज मामला चल रहा है, 2008 में फैसला आता है और 2014 तक हमारी सरकार रहती है, ओबीसी को मिलने वाला फायदा बंद नहीं होता। 2017 में आकर के नीट में रिजर्वेशन मिलना बंद हो जाता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको ओबीसी रिजर्वेशन मिलना बंद हो जाता है। ऐसा कैसे होता है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जाती है और उसमें अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन की सीटें उनको मिल जाती हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि बिहार में इनकी सरकार रहते हुए सनी लियोनी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम टॉप कर देती हैं और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको पोस्ट नहीं मिलती है? ये हर जगह डिलिबरेट होता है। ये जो शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा सामने दिखाते हैं कि हमारे ओबीसी के मुख्यमंत्री, उमा भारती जी ओबीसी की मुख्यमंत्री थी, बाबूलाल गौर साहब थे, ये सब एक तथ्य है, ये एक आंकड़ा है, ये एक नंबर है कि ओबीसी की क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो हम इनको सामने चेहरा तो रखेंगे ताकि वोट मिले, लेकिन पीछे के दरवाजे से हम ऐसे प्रावधान करेंगे जिससे कि इन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाए। आपने देखा होगा कैसे ये मध्य प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति वित्त आयोग को बंद करने जा रही है। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और ओबीसी रिजर्वेशन 15 साल में इन्होंने लागू नहीं किया। 15 साल पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने लागू किया था और अब हमारी कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। मतलब हमारी मंशा है कि इस वर्ग के जो लोग हैं इनको इनका अधिकार प्राप्त हो। और ये जो संवैधानिक सीमाएं आती है, जो पार्टी जिस वर्ग की हितैषी होती है वो पार्टी उस वर्ग के लिए कानून बनाती है। हमने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण बनाया और ऐसा आरक्षण बनाया जिसको इन्होंने कहा कि ये गरीबी के आधार पर मिलेगा और उस गरीबी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को गरीब नहीं माना जाएगा। 8 लाख तक कमाने वाला सामान्य वर्ग का व्यक्ति गरीब, लेकिन जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो व्यक्ति है वो 2 रुपए भी कमाता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये दिखता है कि जिस सरकार की जैसी मंशा होती है वैसा वो काम करते हैं। यही काम इस मामले में हुआ है। जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपने हमारी सरकार की बात की, हमारी मंशा थी इनको आरक्षण मिले, रिप्रेजेंटेशन भी हमने ठीक तरीके से दिया, लेकिन हमारे पास पिछड़ेपन का डेटा नहीं था। जिन लोगों की सरकार पिछले 15 साल थी उनको ये डेटा कंपाइल करके रखना था कि ओबीसी वर्ग के लोग जो हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, वो डेटा हम लोगों ने कंपाइल करना शुरू किया। इसकी वजह से ये देर हुई थी। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या का आंकड़ा रख दिया है, जातिवादी जो जनसंख्या है जिसमें मध्य प्रदेश की आबादी 50% बताई गई है, वो आंकड़ा इन्होंने रख दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो पिछड़ेपन का आंकड़ा है वो इन्होंने नहीं रखा है। दूसरी बात आती है संवैधानिक सीमा की। पहली बात तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कोर्ट केस था, इंदिरा साहनी के मामले में था, उस पर भी केस लगा हुआ है कि कैसे कोर्ट ने ये लिमिट तय की कि 50% हो, लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं यदि 50% है
तो 50% के ऊपर 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाता। अगर 50% की सीमा को ब्रीच करता है तो देश के सभी राज्यों में 50% से कम आरक्षण तो नहीं है। हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, और तमिलनाडु में 9th शेड्यूल में डाल के 69% किया, और तमिलनाडु में 79% हो जाना है जब 10% आरक्षण सामान्य वर्ग का लागू किया जाता है, जिसको कि ये गरीबों का आरक्षण बोलते हैं। तो जब वो लिमिट ओबीसी के मामले में ब्रीच हो जाती है तो सामान्य वर्ग के मामले में क्यों नहीं ब्रीच होती। हमने तो समर्थन किया कि सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि ये जो मेरिट वेरिट की जो ये लोग बात करते थे, अब इनके मुंह पर ताला लग जाना चाहिए। अब तो मेरिट कुछ होती नहीं है, सामान्य वर्ग को भी मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी को भी मिल रहा है, माइनॉरिटी को भी मिल रहा है। तो जब इस तरीके की पॉलिसी आती है तो आपकी सरकार की क्या मंशा है, उस मंशा के हिसाब से ये होता है। आप देखें, यही सरकार आने के बाद यूनिवर्सिटीज में 13 पॉइंट रोस्टर लग गया, जिसके चलते एससी एसटी ओबीसी के जॉब्स खत्म हो गए। टुकड़ों टुकड़ों में किस्तों में ये सरकारें भर्ती करती हैं ताकि यूनिवर्सिटीज में इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ना हो। आप देखेंगे कि कैसे एम्स में इन लोगों ने आरक्षण खत्म किया, और मध्य प्रदेश की पीएससी आज जो है वो कोर्ट में है, क्योंकि उसमें 100% आरक्षण लागू कर दिया। मतलब जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं जो कि अनरिजर्व होती हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी का वर्ग कॉम्पीट नहीं कर सकता। कई सारे ओबीसी के भाई, कई सारे एससी एसटी के भाई सामान्य वर्ग से ज्यादा नंबर लाने के बाद भी उस आरक्षण के बीच नहीं आते। तो भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी ओबीसी विरोधी पार्टी है। ये हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को ठगती है, इन्हीं वर्ग की कमजोर जातियों को रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहती, और इनकी मंशा नहीं है कि ये लोग आगे आए। इसीलिए 15 साल में ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसका डेटा ये लोग दे नहीं पाए। जब 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण लागू करने की बात की जाती है, वो भी हमारी सरकार ने लागू किया, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट्स में चैलेंज नहीं करवाते। जब कमजोर वर्ग के आरक्षण की बात आती है तो उसको चैलेंज करवाते और उसको बिल्कुल नलिफाई करते। और यही कारण है कि इनकी सांसद सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम आरक्षण को ऐसा कर देंगे कि वो प्रभावी ही नहीं रह जाएगा, हम नौकरियां खत्म कर देंगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को प्राइवेटाइज इसलिए कर रही है कि जब वो सरकारी होती है तो उसमें कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है, उनको नौकरी मिलती है, उनको एजुकेशन मिलती है, उनको आगे जीने का तरीका मिलता है, उनको भावना, उनको मदद मिलती है आर्थिक तौर पर। लेकिन क्योंकि ये सरकार इन वर्गों की विरोधी है, इस कारण इस वर्ग के लोगों को केवल एक मुखौटा बना करके रखा हुआ। मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी हमारे मोदी जी के रूप में कि साहब ओबीसी के लिए हैं, लेकिन एक काम ये नहीं बता सकते जो ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए या दलित आदिवासी समाज को बढ़ाने के लिए इन्होंने किया हो। 50 काम ऐसे जो इन वर्गों को कमजोर करने के लिए किए गए, तो इनकी मंशा है कि इन वर्गों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अच्छा, एक बात और लोकेन जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये भी था कि भाई ये जो चीज आज निकल कर आई है कि 10 अगस्त में ठीक है अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज सीएम हाउस में तमाम जो ओबीसी वर्ग के विधायक सांसद हैं या बीजेपी पिछड़ा वर्ग के जो पदाधिकारी होंगे, उन सबको आज बैठकर एक चर्चा उनकी होनी है, और उन चर्चाओं से हो सकता है एक पूरा मंथन लेके, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि सरकार यदि चाहे और सरकार की यदि मंशा है तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मिथुन जी ने भी कहा, तो जब कांग्रेस को करना था तो कांग्रेस ने तो वो आरक्षण को बढ़ा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है, तो उम्मीद है कि इस बैठक के बाद कुछ ऐसा निकलेगा और वो इतना ज्यादा कुछ अच्छा दे पाएंगे कि अगली सुनवाई में वाकई में कुछ अच्छा हो जाए। देखिए राखी जी, आपने सही कहा, हम इतने वर्षों से अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम उम्मीद पर ही कायम हैं। अभी तक उम्मीद थी और आगे भी हम उम्मीद ही करते हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन मीटिंग्स होना और मीटिंग्स के बाद जो हकीकत है उस तरीके से लड़ाई लड़ने में बहुत फर्क है। राजनीतिक एजेंडा पे मीटिंग बुला लिया हमने, ओबीसी के लिए ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ती है कि आपको हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए आप जब आपकी आवश्यकता होती है तब आप वहां कहीं खड़े नहीं पाए जाते। फिर अब दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि उन्होंने ऐसे गलत तरीके से आरक्षण दिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसे किया, इनकी मंशा नहीं थी, उनकी मंशा नहीं थी। ये तो आपकी मंशा पे, सरकार इस समय कांग्रेस की नहीं है। हम कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार है, आप ओबीसी से हैं और आप कहते हैं कि ओबीसी के हितैषी हैं, और बीजेपी हमेशा कहती है कि हमने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 3 मुख्यमंत्री दिए ओबीसी के, लेकिन उन तीनों मुख्यमंत्री ने ओबीसी वर्ग को क्या दिया, ये क्वेश्चन उनके सामने खड़ा हो जाता है, तो वो कोई जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं रहता। मैं बीच में रोक रही हूं, और क्योंकि सवाल सरकार से हैं तो मुझे लगता है इस वक्त नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और आरक्षण पर द्वंद और आरक्षण को लेकर जो बातें चल रही है, पहले भी हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, क्या लग रहा है? जबलपुर हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि भाई 14% रहेगा, 27% नहीं करना। कमलनाथ की सरकार 27% दे गई थी। आज जो बात हो रही है, आज सीएम हाउस में
मंथन बैठक भी होनी है, क्या लग रहा है? और एक आपने आवाज अभी सुनी भी होगी लोकेन जी की, उन्होंने भी कहा कि 3 मुख्यमंत्री गए हैं ओबीसी वर्ग के, मिले हैं इस प्रदेश को, तो फिर उनके हित के लिए अब आगे एक उम्मीद है उनको, या कहना चाहिए कि वो चाह रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब सरकार कुछ ऐसा करवा दे ताकि ये जो आरक्षण का परसेंटेज है वो उतना ही रहे और उतने लोगों को उसका फायदा मिले। बिल्कुल, देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्ष लगातार ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए, और जब फिर से मौका मिला तब भी ओबीसी वर्ग के ही मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से ओबीसी के लिए गर्व का विषय है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का नेतृत्व ओबीसी हाथों में दे रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वे पूरी जनता की चिंता करें। आज लगभग 8.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या मध्य प्रदेश की है, तो माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन सभी नागरिकों की चिंता करते हैं। जहां तक आरक्षण का विषय है, देखिए कांग्रेस ने उस विषय को जिससे उलझाया है, केवल उलझाने के लिए इस तरह की बातें करते रहे। उन्होंने ये कमलनाथ जी देके चले गए, ऐसा कदापि नहीं है। यदि कमलनाथ जी की मंशा थी 27% आरक्षण करने की, तो उनको मालूम था कि ये कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में केवियट दाखिल करना चाहिए था, पहले से उसमें जो कानूनी प्रावधान है उनका पालन करना चाहिए था, ताकि इस पर स्टे न लगता। एक तरफ तो यहाँ पर घोषणा कर दी कि आरक्षण देंगे, दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जाके कोर्ट से जाके स्टे ले आए, तो जहाँ के तहाँ स्थिति रही। तो केवल समाज को इस तरह की बातों से उलझा देना, समाज के बीच में मतभेद पैदा करना, ये कांग्रेस का काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साफ और स्पष्ट कहना है, जो भी संविधान सम्मत होगा उसका पालन भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब चूंकि कोर्ट में मामला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है कि कोर्ट से अनुमति मिले, और जब भी कोर्ट इसकी अनुमति देगा तो उसको लागू किया जाएगा। ठीक है मिथुन जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया जरूर था कमलनाथ सरकार ने, लेकिन रुझाने के लिए किया था, और उसके बाद किया क्या, उसका ना तो कोई फायदा, और उनको ये पता था कि हम इतना करेंगे तो मामला कोर्ट तक जाएगा। मतलब सोची समझी एक प्लानिंग थी, दिखावे के लिए किया, और फिर बाद में तो सरकार ही चली गई। तो ऐसा है तो फिर 10% आरक्षण भी आपने इसलिए किया होगा कि मामला कोर्ट तक जाएगा। मामला कोर्ट में है भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी पैरवी मजबूती से करती है, इसलिए कोई कोर्ट उसको नलिफाई कर नहीं पा रहा है। उसको कोर्ट में स्टैंड किया, वो कोर्ट में स्टैंड कर रहा है। लेकिन ओबीसी का आरक्षण हो, SC/ST एक्ट हो, अनुसूचित जाति से रिलेटेड जो मुद्दे हो, उनकी आपकी सरकार जाकर के पैरवी नहीं करती, इसलिए इन वर्गों को मिलने वाले प्रावधान उनमें दिन ब दिन कमी आ रही है। हमारी तो मंशा थी ना, चलिए रिझाने के लिए किया। आपको नहीं रिझाना है क्या ओबीसी वर्ग को? आपको नहीं चाहिए कि ओबीसी वर्ग जो है उसके लोग आगे बढ़े? आपको ये नहीं चाहिए कि स्पष्ट बोल दीजिए कि आज तो कोर्ट ने ये कह दिया, इसके इतर आपका स्टैंड ये है कि क्योंकि ये कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, इसलिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी का नहीं होना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए, आपकी ये मंशा है, तो आपकी ये बात भी जनता को समझ में आ जाए, और जनता बीजेपी से सवाल करके अपने समय को जाया ना करे। नरेंद्र जी। जी राखी जी, देखिए मंशा तो इनकी तो स्पष्ट हो गई जनता के सामने। ये केवल जनता को मतभेद करना चाहते हैं जनता के बीच में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरह से इन्होंने पहले किया था, कांग्रेस के नेताओं ने किया था, किस तरह का बवाल पैदा किया था पूरे देश के अंदर, पूरी देश की जनता ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में समरसता बनी रहे, समाज के बीच में सौहार्द प्रेम बना रहे, उसके साथ में हल निकले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि इस समय अब हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जो आरक्षण मंडल कमीशन के द्वारा जो प्रतिशत तय किया गया था, उतना पिछले वर्ग को मिले, उसी स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक है नरेंद्र जी, एक बात बताइए मुझे, हम थोड़ा सा इसके इतर चले, हम थोड़ा ये सोचें कि यदि कांग्रेस की सरकार इसको लेकर आई थी या 27% आरक्षण कर दिया था, फिर मामला कोर्ट तक चला गया, यदि हम वाकई में ओबीसी वर्ग या SC/ST वर्ग का हम सोचते हैं कि अच्छा हो उनके साथ या होना चाहिए, तो और 27% भी होना चाहिए, तो हम ये क्यों आरोप प्रत्यारोप लगाएं? इसके लिए मिलकर भी तो काम हो सकता है ना। तो फिर यहां क्यों है कि क्रेडिट लेने की कोशिश हो कि जिसकी सरकार है वही करा सकती है? तो राखी जी देखिए, बात यही हो रही है ना, मंशा किसकी क्या है।
आज कांग्रेस का साफ और स्पष्ट है कि इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा केवल और केवल समाज के बीच में मतभेद पैदा करना है, झगड़ा फसाद पैदा करना है और उसमें अपना उल्लू सीधा करना है। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी साफ और स्पष्ट कहती है कि जो भी संविधान सम्मत है उसको लागू करने के लिए हम तैयार हैं। अब संविधान सम्मत जो भी निर्णय होगा कोर्ट तय करेगी, उसका भारतीय जनता पार्टी पालन करेगी। लेकिन इनको मालूम था कि कोर्ट का स्टे मिल जाएगा, ये इन्होंने कोर्ट से कैविएट क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न तो इन पर खड़ा होगा ना। लेकिन नरेंद्र जी, सरकार ये भी तो प्रयास कर सकती। हम देखिए, कानून से इतर कोई नहीं जाएगा, संविधान से, कोर्ट से इतर कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सरकार का ये दायित्व तो बनता है। मान लीजिए, देखिए जबलपुर हाईकोर्ट ने तो कह दिया 14% रहेगा, लेकिन सरकार यदि उस चीज को जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखती है, मजबूती से रखती है, तो हो सकता है ये सारी चीजें हो जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, पहले भी चीजें आई हैं। लेकिन दूसरे स्टेट्स को देखें हम यदि उठाकर, तो वहां पर भी तो है ना कि 50% से ज्यादा का क्राइटेरिया है। तो हम अपने प्रदेश के लिए यदि सरकार कर सकती है तो उतनी मजबूती से अपना पक्ष तो रखे। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है। अभी भी हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है तो केवल अंतरिम आदेश है, अस्थायी आदेश है कि फिलहाल जो 14% है वो लागू रखा जाए। बाकी के जो शेष है उसके बारे में हाईकोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। सुनवाई करने के बाद में जो भी हाईकोर्ट निर्णय देगा मध्य प्रदेश की सरकार उसका पालन करेगी। और उसमें हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो भी आरक्षण संविधान सम्मत हो सकता है, जितना अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग को लाभ मिल सकता है वो मिलना चाहिए। और राखी जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, केवल आरक्षण मात्र से यदि इन वर्गों का भला हो सकता है तो आजादी के प्रारंभ से आरक्षण दिया जा रहा है। केवल आरक्षण से इन वर्गों का लाभ नहीं हो सकता, उसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार ने प्रारंभ की है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की है। किस तरह से हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं, विकास की धारा में उनको मिला सकते हैं, पूरे समाज कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, इसका प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है उसको केंद्र सरकार ने भी संवैधानिक दर्जा दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी संवैधानिक दर्जा दिया। इन वर्गों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की है, हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, अलग से उनके लिए और ज्यादा गाइडेंस प्राप्त हो इसके लिए संस्थान खोले जा रहा है। अभी देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें कितना अद्भुत किया है। 27 मंत्री आज उनके मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के विभिन्न वर्गों से, जिन जातियों में कभी लोग मंत्रिमंडल में नहीं रहे, उनको आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। त्रिपुरा जैसे राज्य जिसको आजादी से लेकर आज तक कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, चलिए नरेंद्र जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ठीक है नरेंद्र जी, बीच में रोक रही हूँ मैं आपको। लोकन जी, एक बात है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए मजबूती से हम अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस ने तो सिर्फ दिखावा करने की, रिझाने की कोशिश की थी। चलिए हम एक तरफ हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस आरक्षण के साथ साथ हम अपना जो पक्ष रखेंगे, उसका जो डिसीजन आएगा वो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन इस बीच दूसरी योजनाएं भी तो हम चला रहे हैं, सिर्फ आरक्षण से ही तो इस वर्ग का भला नहीं होगा, दूसरी चीजें भी सरकार कर रही है। आप क्योंकि देखिए उस वर्ग से जुड़े हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुझे बताइए जितनी योजनाएं लाई गई हैं क्या वो सारी फलीभूत हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रही कोई भी योजना। अभी भी ज्यादातर योजना अभी पिछड़ा वर्ग की, आप ये बता दिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम आपका बना था, उसमें इतनी सारी योजना थी, आज की डेट में उसमें 0 है, स्टाफ तक नहीं है वहां पे। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम जो मध्य प्रदेश का है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो ये योजनाएं कहां से, जब तक आप जो उनके जो आपने वित्त विकास निगम बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, इन सब चीजों में जब तक आप अच्छे से आप काम नहीं करोगे या उन लोगों को इतना संगठनों को एक्टिव नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं माननीय जो हमारे नरेंद्र जी से हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज आपके अभी शाम को सुनने में आया था कि आपकी बैठक है, आप वहां जाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी से सामाजिक संगठनों की तरफ से अनुरोध करिए कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो उन्होंने बदलाव को लेकर जो स्टैंड लिया था, उसके खिलाफ फिर पूरे देश में आंदोलन हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से संसद में उस बिल को दोबारा से लाया गया, वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया और उसको निरस्त करके दोबारा से अध्यादेश लाके उस कानून को
बनाया गया, ऐसे ही आप भी मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र बुलाइए। वैसे सत्र आने ही वाला है अभी अगले महीने, उस सत्र में आप अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करिए और उस कानून को दोबारा से बनाइए, अध्यादेश लेके आइए, 27% दिलाइए और वहां से अपना पूर्ण बहुमत के साथ पास करके उसको आप दिल्ली भेज दीजिए 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने गलत तरीके से उसको किया था, तो समय उसका भी चेहरा उजागर हो जाएगा कि वो ओबीसी आरक्षण के लिए समर्थन करती है या नहीं करती है। यदि आप नहीं लेके आते हैं तो आपका भी चेहरा उजागर हो जाएगा कि आप ओबीसी के लिए बातें करना चाहते हैं, काम कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो मैं तो आज आपसे यही अनुरोध करूंगा कि शाम की बैठक में आप जाएंगे और आप इस विषय को रखिए कि कैसे भी करके मध्य प्रदेश में जो आधी आबादी है उसको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस वर्ग से आते हैं तो उनके वर्ग के बच्चों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है और निश्चित तौर पर यह करना बहुत जरूरी है और यदि सरकार कर सकती है तो फिर सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिथुन जी, आप अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो नरेंद्र जी की बात मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है ऑडियो की वजह से, लेकिन जो मैं जितना समझ पाया हूँ, एक दो बातें मैं सुन पाया था। उन्होंने कहा कि हमने हॉस्टल्स बनाए, हमने स्कॉलरशिप्स। ये आपने कब किए सर? ये प्रावधान भी हम ही लेकर के आए थे, हॉस्टल भी हमने बनवाए, स्कॉलरशिप के प्रावधान भी हमने किए। आप केवल कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका भी पैसा आपने कम कर दिया है। एक नीति, हमने SC/ST एक्ट दिया देश को, हमने आरक्षण दिया देश को, हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाए, उनके वित्त विकास निगम के आयोग बनाए, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष JP धनोपिया जी मध्य प्रदेश के हैं, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है। आप उनको आयोग में बैठने तक नहीं दे रहे हैं क्योंकि पता है वो कांग्रेसी मानसिकता के आदमी है, ओबीसी वर्ग के लिए वो कुछ कर बोल जाएंगे, इसलिए आप उनको बैठने के लिए तक की जगह नहीं दे रहे हैं। ये आपका स्टैंड है ओबीसी वर्ग के प्रति, ये आपका स्टैंड है इन वर्गों के प्रति कि जहां हमने इतने सारे प्रावधान किए। आप पुरानी योजनाएं गिना देते हैं, आप उज्ज्वला योजना गिना देते हैं जिसमें सब वर्ग के लोगों को मिलता है, लेकिन SC/ST ओबीसी के लिए एक ऐसी योजना नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई होगी। आप कह देंगे साहब हम लोन दिला रहे हैं, हम मुद्रा, वो सबको मिलता है, हर वर्ग के लोगों को मिलता है। SC/ST ओबीसी के वर्गों के लिए एक भी आप योजना नहीं लाए, लेकिन आप सामान्य वर्ग के लिए जरूर लेकर के आए क्योंकि उसी वर्ग के लिए आपकी काम करने की मंशा है। जिस समय देश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा आपको देने के लिए प्रावधान लाना चाहिए, उस समय मुसलमानों की आबादी कैसे कम करें उसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग आपके कानून बना रहे हैं। ये साफ बताता है कि आपको जितनी नफरत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से, उतनी ही नफरत कमजोर वर्ग के हिंदुओं से भी है। ये आपकी सच्चाई है जो जनता के सामने आ रही है। बताइए कौन सी योजना है, कौन सा प्रावधान है जो आप लेकर के आए? नहीं तो बताइए कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने अनमने मन से किया, आप पूरे मन से करेंगे क्या? पूरा 27% आरक्षण जिस तरीके से आपने सामान्य वर्ग का 10% आरक्षण लागू किया है, क्या आप उसका नीतिगत तौर पर समर्थन करते हैं? क्या आपकी सरकार उस पर ऑर्डिनेंस लाएगी? क्या आप उसको 9 शेड्यूल में डालेंगे? क्या कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया इन वर्गों के लिए। आप इन वर्गों के हितैषी हैं कि नहीं? आप इस वर्ग के लिए आरक्षण इनको दिला करके रहेंगे क्या? कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप 9 शेड्यूल में लाएंगे क्या? इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। और SC/ST ओबीसी के लिए कौन सी एक योजना है जो कांग्रेस की योजनाओं से इतर, सबकी योजनाओं से इतर आप लेकर के आए हो, वो जरूर देश को बताइए। मुझे लगता है इसका बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब नरेंद्र जी दे पाएंगे। नरेंद्र जी, बहुत सारी बातें हैं। देखिए 10% सामान्य वर्ग की भी बात हो रही है, लेकिन चलिए वो खुद भी कह रहे हैं मिथुन जी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं कराना, लेकिन अब आपको करना है। क्या आप करेंगे? यदि नहीं होता है 27% तो क्या उसके ऊपर आवाज उठाएंगे? कैसे भी करके दूसरे स्टेट्स की तरह उसको 9th शेड्यूल में डालेंगे? आएगा, करेंगे, मंशा होगी तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। और ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है देखिए कि सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। देखिए राखी जी, मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह की बकवास अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि कैसे मुसलमानों की जनसंख्या घटाई जाए, ये बारे क्यों भाई, ये हम किसी की जनसंख्या घटे ये हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन देश की जनसंख्या का स्त्रीकरण हो ये अत्यंत आवश्यक है। जब देश आजाद हुआ था उस समय मुसलमानों की जनसंख्या या अल्पसंख्यक जिसको आप बोलते हैं उसकी प्रतिशत केवल 8 या 10% के बीच में था और आज वो 15% से अधिक हो गया है। ये चिंता का विषय देश को नहीं होना चाहिए क्या? ये देश के लिए चिंता का विषय है। और ये बकवास कर रहे हैं बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जनसंख्या कम करना चाहती है। किसी की जनसंख्या कम नहीं करना चाहते, लेकिन जनसंख्या का स्थिरीकरण हो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है ताकि विकास सब तक पहुंच सके। इस तरह की बकवास करने वाले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस बहस को भटकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने वाली पार्टी है। उसी का कारण लगातार हमें सब वर्गों में लगातार प्राप्त हो रहा है। बार बार ये एक आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी योजना लाती है, वो केवल सामान्य वर्ग के लिए लाती, केवल सामान्य वर्ग के लिए नहीं लाती। भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ नागरिकों को संविधान के तहत एक सा मानती है, इसलिए जो योजनाएं लाती है वो तमाम योजनाओं में समाज के सब वर्ग शामिल रहते हैं। और सच है बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं आई ये तो गरीबी के आधार पर आई, उज्ज्वला की योजना आई तो गरीबी के आधार पर आई। तो जो भी योजनाएं आती है वो गरीबी के आधार पर कैसे हम गरीबों का उत्थान कर सकते हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का सोच रहता है। आवश्यक नहीं है कि समाज का पूरा सोच विचार चिंतन केवल इसी आधार पर किया जाए, वर्ग के आधार पर किया जाए, जातियों के आधार पर कर दिया जाए, ये तो आवश्यक नहीं है ना। गरीबी देखकर थोड़ी आती है कौन गरीब है, गरीब तो हर वर्ग में है, हर जाति में है, तो उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। उनके कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि योजनाएं बनाती है तो उससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति होनी चाहिए उस बात पर। जहां तक आरक्षण का विषय है, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि जो कुछ भी संविधान सम्मत है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। बार बार कह रहे हैं, हम हमारे तमाम नेता अनेकों बार कहते हैं, लेकिन पूरे समाज में समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, इसलिए पूरे 135 करोड़ नागरिकों को एक सी नजर से भारतीय जनता पार्टी देखती है और एक सी नजर से देखकर योजनाएं बनाती है। किस तरह से गरीबों का उत्थान हो सकता है उसके बारे में सब ठीक है। चलिए नरेंद्र जी, मैं आपकी बात को यदि मान भी लूं तो यहाँ पर लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ बैठे हैं और अब से कुछ देर पहले जिन योजनाओं की हम बात कर रहे थे, विशेष वर्ग के लिए बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि योजनाएं बहुत है, फलीभूत एक भी नहीं हुई, कहीं कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। ना बिल्कुल नहीं राखी जी, देखिए क्योंकि यदि वे जाएंगे सोचेंगे तो विचार होगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वयं ने मान लिया कि जो धनोपिया जी है वो कांग्रेस मानसिकता के व्यक्ति हाँ, लेकिन मिथुन जी ने ये भी कहा कि धनोपिया जी हैं लेकिन उनको बैठने नहीं दिया जा रहा, वो ये भी कह रहे हैं। देखिए, जो परंपरा इस देश में बनी हुई है कि जब जिस पार्टी की सरकार रहती है उसके ही जो कार्यकर्ता रहते हैं, उनमें से संवैधानिक पदों पर जब व्यक्ति आते हैं तो वे अपनी जो पार्टी की मानसिकता रहती है उसको त्याग देते हैं, केवल निरपेक्ष होकर काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को आयोग में नहीं रहना चाहिए। किस तरह से जब ये कांग्रेस की सरकार बहुमत खो चुकी थी उसके बाद में इन्होंने तमाम आयोगों में नियुक्ति कर दी जो कि अपने आप में अवैध है। इन लोगों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि दूसरे लोग आए, उन पदों पर काम करें और उन वर्गों के लिए कुछ कल्याण के लिए योजनाएं बने, कल्याण के लिए काम हो। अब उन पदों पर क्यों कांग्रेसी लोग चिपके रहना चाहते हैं अपनी कांग्रेसी मानसिकता के साथ में। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि मैं मिथुन जी के पास आऊंगी। एक बहुत बड़ी सी बात यहाँ पर अभी नरेंद्र जी ने कही है। मिथुन जी, उन्होंने ये कहा है कि धनोपिया जी के लिए आपने खुद कहा कि वो कांग्रेस मानसिकता के हैं, तो ऐसा नहीं होता है, निष्पक्ष रूप से काम करना होगा। और उन्हें तो जब इस तरह से यदि चीजें हैं और स्वीकारा जा रहा है कि कांग्रेस मानसिकता के, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो सबके लिए सोचे, एक मानसिकता और एक विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए या ओबीसी वर्ग के आयोग में सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वहां ओबीसी के लिए सोचने वाले व्यक्ति की जरूरत है। और कांग्रेसी होने का यह मतलब है कि आप सबके लिए सोचते हैं, लेकिन जब आपको ओबीसी वर्ग का अध्यक्ष बनाया जाता है उस आयोग का, तो आप ओबीसी वर्ग के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि वो ओबीसी वर्ग के लिए, मैंने कहा ना कांग्रेसी मानसिकता के हैं, वो कांग्रेसी की मानसिकता है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे लंबे समय तक, वकील भी हैं और वो जानते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए कैसे नीतियां बनाई जाए कि कोर्ट में चैलेंज वो आसानी से ना हो पाए। कांग्रेसी मानसिकता के हैं, कांग्रेसी मानसिकता है इन वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की, जो आपने कभी नहीं दिया, जो आपने छीनने का काम किया। तो कांग्रेसी मानसिकता है, इसलिए उनको कांग्रेस की तरफ से बैठाया गया था, कांग्रेस की सरकार की तरफ से बैठाया गया था, ताकि जो कांग्रेस की मंशा है कि इन वर्गों को आरक्षण प्राप्त हो,
और वो आरक्षण उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपकी मंशा ये है कि जो कांग्रेसी मानसिकता का व्यक्ति है, जो इन वर्गों के लिए, उन वर्गों के लिए कुछ करना चाहता है, उस वर्ग के व्यक्ति को बैठने ना दिया जाए, इसलिए आपने उनका कमरा रोक लिया। कांग्रेस की मानसिकता है कि संविधान का आदर होना चाहिए और बीजेपी की मानसिकता है कि केवल मनुवाद का आदर होना चाहिए। इस कारण आप ओबीसी वर्ग के हमारे एक साथी को उस आयोग में बैठने नहीं देना चाहते हैं, जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों का फायदा हो। ओबीसी वर्ग के जब प्रावधान बनाए जाते हैं उसमें सबके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है, वहां ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए सोचने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति की जरूरत होती है, जो कांग्रेस की नीति के आधार पर आरक्षण को सही तरीके से लागू करे। और भाजपा के लोग अपनी मानसिकता के लोगों को हर जगह बैठाना चाहते हैं, जो हर जगह से आरक्षण को खत्म करे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए आखिरकार बात सिर्फ इतनी सी है कि उस वर्ग को फायदा मिले, उन वर्ग के लोगों का विकास हो और निश्चित तौर पर जो कहा गया है, जो करा जा रहा है और जो नियम के मुताबिक है वो होना भी चाहिए। लोकेश जी, अब आप अपनी बात रखिएगा। मेरा तो बस एक ही बात का कहना है कि हम एक दूसरे को लकीर को मिटाते रहें और एक दूसरे को कोसते रहें, उससे कुछ नहीं होना है। आप अपनी लकीर को बड़ा करिए, आप ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाइए और आप उसका क्रेडिट लीजिए और आप करके दिखाइए कि चलो आपकी बात को हम मान लेते हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या कांग्रेस की मंशा नहीं है, लेकिन आपकी मंशा है ना। यदि आपकी मंशा है तो आप करके दिखाइए। यदि आप करके नहीं दिखा पाते हैं तो हम मानेंगे कि आपकी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं है, तो आप करके दिखाइए, क्योंकि आपने सामान्य वर्ग के लिए करके दिखाया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए समय की भी सीमा है, तो एक बात तो है कि करके दिखाना होगा और सरकार का ये दायित्व भी बनता है। और इस पूरी चर्चा से एक बात तो निकलकर साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं सरकार चाहे तो इसे करवा भी सकती है, करना तो आपको होगा, क्योंकि जो करता है फिर नाम भी उसका होता है। फिर कांग्रेस को हटा ही दीजिए ना, सब जिम्मेदारी आपकी बनती है। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरक्षण पर द्वंद्व की बात हो रही थी, ये पहले भी हुआ, आज फिर निकल कर आया है। क्या होगा? 10 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। कांग्रेस यदि एक वक्त पर अपना पक्ष मजबूत नहीं रख पाई थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते हुए मजबूती से इस बार सारी चीजों को गेन कर जाएगी? ये देखना निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।